पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल में फिर से हम लोग 3 पोजीशन अलग अलग लेंगे और तीनों पोजीशन पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। 3 पोजीशन कौन सी होती है डायपोल के रेफरेंस में? ये डायपोल है -q प्लस q, ये इसके बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 2l। अगर हम पॉइंट को इस लाइन पर रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑन एक्सल लाइन। द पॉइंट इज ऑन द एक्सल लाइन। अगर हम पॉइंट को यहां रखते हैं तो इसको क्या कहेंगे? द पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। और अगर यहां कहीं रखते हैं देन वी विल से इट इज इन एनी जनरल कंडीशन। यहां रखिए, यहां रखिए, कहीं भी रखिए। तो ये 3 चीजें हमने स्टडी करनी है। पहले हम लेते हैं पोटेंशियल व्हेन ए पॉइंट इज ऑन द एक्सल लाइन। Potential when point is on the axle line. Minus q plus q, this distance is 2l, and there is a point at this point. ये पॉइंट कहां पर है उसकी क्वांटिटी बताने के लिए हम उसका डिस्टेंस नापते हैं। पर डिस्टेंस इससे नापेंगे या इससे नापेंगे? द आंसर इज डिस्टेंस इसके सेंटर से नापेंगे। डायपोल से डिस्टेंस मतलब कहां से? डायपोल के सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस। तो यहां से हमने ये डिस्टेंस लिया, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r। सो देयर इज ए पॉइंट P at a distance r from the dipole. If it is at a distance of r from the dipole, then how much is the distance from plus q? This is r minus l, and the distance from minus q, this will be r plus l. Okay. Now potential due to plus q. Potential due to plus q is equal to प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या है? ये है, सोर्स चार्ज के कारण इतना पोटेंशियल होता है। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और इसका r प्लस क्यू का डिस्टेंस कितना है? r माइनस एल। सो वी विल राइट इट r माइनस एल। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? तो माइनस क्यू से ये कितना दूर है? r प्लस एल। अगर इससे r प्लस एल दूर है तो इसका पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r प्लस एल। ये दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। नाउ पोटेंशियल इज वर्क डन, और वर्क डन एनर्जी इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू दोनों का एडिशन, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्यू भी कॉमन, 1/4 पाई नॉट क्यू कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 1/r माइनस एल प्लस 1/r प्लस 1/r माइनस एल प्लस 1/r प्लस। दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r माइनस एल से डिवाइड किया r प्लस एल, प्लस r प्लस एल से किया तो r माइनस। दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया? एक चीज थोड़ा सा करेक्शन इसमें, ये प्लस क्यू के कारण ये हुआ, माइनस क्यू के कारण यहाँ हमको लेना है माइनस। अगर हम यहाँ माइनस लेते हैं तो ये माइनस सामने आ जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस।
तो इसके कारण पोटेंशियल जो बनेगा दैट पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। इस पोटेंशियल को हम यहां जब ऐड करेंगे देन दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी माइनस आर प्लस एल। ओके, नाउ वी करेक्टेड q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब अंदर में देखिए r इज कैंसल्ड, l प्लस l 2l, सो दिस इज 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इसे नेक्स्ट स्टेप q into 2l, this we can write as p upon 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught, and this is r square minus l square. This is potential. If l is very small compared to r बहुत बड़ा है, l बहुत छोटा है जो नॉर्मली होता है। If l is too small compared to r, then l square will be very small compared to r square. Therefore, l can be neglected. L square is neglected. If L square is neglected, then what is the value of P? This is equal to P upon, here it will be R square, 1 upon 4 pi epsilon. This is our formula for potential due to dipole on the axial line at a distance r. ठीक है, ये डेरिवेशन था, नोट कर लीजिए, इसको आपको याद करना है। हो गया? ओके, यहां पर अब हम लेते हैं एक दूसरी पोजीशन व्हेन द पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इसके लिए ये डायपोल है -q + q, थोड़ा हम कैलकुलेशन के पर्पज से लेंथ को ज्यादा लंबा बनाते हैं। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, देयर इज ए पॉइंट हियर एंड दिस विल बी टेकन एज डिस्टेंस r फ्रॉम डायपोल। डिस्टेंस कहां से नापा जाता है? सेंटर से। तो सेंटर से ये डिस्टेंस लिया, दिस इज इक्वल टू r। ओके, ये -q है +q है, यहाँ हमको पोटेंशियल चाहिए, तो हमको पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मालूम है, इसलिए हम लोग इसको पॉइंट चार्ज से कनेक्ट करते हैं। ये वाला डिस्टेंस 2l है, दैट मींस सेंटर से इस तरफ l, सेंटर से इस तरफ l, ये स्टैंडर्ड मानते हैं। अब अगर ऐसा है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है v का? v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस हमको किससे चाहिए? सोर्स चार्ज q से चाहिए। यहाँ पर सोर्स चार्ज यहाँ रखा है और ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो इसको हम ले लेते हैं पाइथागोरस से। दिस इज r स्क्वायर प्लस l एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन r स्क्वायर प्लस l। Okay. Now, potential at point P due to plus Q. This is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into distance. This is the distance, r square plus l square, and we can write it under this. Potential at P due to minus Q. Potential due to minus q. This is equal to again q upon 4 pi epsilon naught root r square plus l square distance, and this charge is negative, so it will make the potential negative like this. So positive charge makes positive potential, negative charge makes negative potential. Okay, then we take total potential or net potential net, that is equal to sum of the two. इन दोनों का सम किया, and now what we observe that the magnitude is exactly similar. It is plus and it is minus. All other things are similar. Now if we add the two, then what will be the sum? 0. So potential at this point is 0. इसी तरह से आप कोई भी पॉइंट लेंगे, ये दोनों तरफ का डिस्टेंस कैसा आएगा? इक्वल। तो एक तरफ प्लस का पोटेंशियल पॉजिटिव, एक का माइनस, और पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन नहीं होती।
इसलिए दोनों का सम हमेशा कितना होता जाएगा? 0। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये प्लस इसको ऐसे पुश करता है, माइनस इसको इधर खींचता है, एंड वी गेट ए रिजल्टेंट हियर। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, रिजल्टेंट मिलता है। पर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें ये डायरेक्शन वेक्टर नहीं होंगे। अगर इसमें डायरेक्शन वेक्टर नहीं है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, दोनों पोटेंशियल आपस में मिलके 0। सो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन द पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर ऑन द इक्वेटोरियल। तो ये हमारा बन गया इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट। तो हमने दो रिजल्ट अभी तक बना लिए, एक उसकी एक्सल लाइन पे और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे। Now we will see what will be the result of potential if the point is at any other point which is neither equatorial nor on the axial line. This is minus q plus q dipole and this distance is L and L. Now the point we are considering is here, anywhere. This distance is r और इस r की डायरेक्शन कैसी है? माइनस q से प्लस q कौन सी डायरेक्शन होती है? माइनस q से प्लस q की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, p की डायरेक्शन इसको बोलते हैं। इस डायरेक्शन के साथ वेक्टर r की डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन के बीच कितना एंगल है? थीटा। दिस वी एज्यूम कि दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो पॉइंट P का एड्रेस क्या हुआ? पॉइंट P इज एट ए पोजीशन R which makes a angle थीटा। समझ आ गया? ओके। अब यहाँ पर R और थीटा और Q इसके टर्म्स में हमको निकालना है कि यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। लेकिन हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल का फॉर्मूला, और हमको नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट चार्ज से इसको ऐड कर देते हैं, इस पॉइंट चार्ज से इसको ऐड कर देते हैं। ये दोनों लाइनें हमने डिस्टेंस दोनों का मेजर किया और इस डिस्टेंस से हम क्या निकालेंगे? इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, और दोनों को आपस में ऐड करते हैं। ओके। अब इस डिस्टेंस को निकालना ये थोड़ा सा मुश्किल है ज्योमेट्रिकली, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लगाया। किस तरह का अप्रोक्सीमेशन लगाया? देखिए, ये हमारे पास दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनों में एक लाइन लंबी है और एक छोटी है। तो एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी बड़ी है? हमने क्या किया, ये जो बड़ी वाली लाइन है इसका साइज हमको दिया गया है 20। यहां से इस पर हमने परपेंडिकुलर बनाया और इसको नापा, ये है 3। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन? 70। ठीक है। तो यहां तक ये लाइन कितनी है? 17। यहां तक ये लाइन कितनी है? 17, और ये है 3। तो लाइन बराबर करने के लिए हमने क्या तरीका लगाया? यहां से एक परपेंडिकुलर बना दिया इसको, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, दिस विल बी ऑलमोस्ट राइट एंगल। उससे ये दोनों लाइनें बराबर हो गई, ये दोनों लाइन बराबर हो गई, तो इससे हम अपना प्लस माइनस जो करना है कर सकते हैं। वही ऑपरेशन हम यहाँ भी करते हैं। R is at a very large distance, this is a very small angle, so we make it perpendicular here. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? R. This angle is theta, this side is L, this is 90 degree. Then how much is this distance? This is L hypotenuse and this is theta, so this will be L cos theta. देखिए, ये L cos थीटा और ये L sin थीटा, दिस इज L। ये समझ आया? अगर ये L cos थीटा है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी हुई? R माइनस L cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसकी लंबाई भी कितनी हो गई? R माइनस L cos। ये ऑपरेशन हमने किया, इसकी लेंथ निकाल। इसी ऑपरेशन को इसके लिए भी करते हैं, पर जब इसके लिए करते हैं तो इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इस तरह, और यहां से हमने ये परपेंडिकुलर, ये 90, और ये एंगल कितना है? थीटा। दिस इज L। ओके, तो ये कितना हो गया? थीटा के साथ लगा हुआ L cos थीटा।
यहां से यहां तक r था, तो उसके साथ l cos थीटा और जोड़ दिया, कितना हो गया r प्लस l cos थीटा, और ये दोनों बराबर, इसलिए ये डिस्टेंस भी कितना हुआ r प्लस l cos थीटा, ये डिस्टेंस हो गया। अब दोनों के कारण पोटेंशियल निकालते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं। सो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज r minus l cos theta. Potential due to minus q, this is 1/4 pi epsilon naught minus q upon r plus l cos theta, r plus l cos theta due to minus, ये दोनों का पोटेंशियल लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दिया, नेट पोटेंशियल v, नेट पोटेंशियल v दोनों को ऐड किया, सो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकला, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ अंदर में क्या बचा 1 अपॉन r माइनस l cos थीटा, एंड हियर इट इज माइनस 1 अपॉन r प्लस l cos थीटा। दिस इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको ऑपरेट किया, LCM r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ गया r प्लस l cos थीटा माइनस r माइनस l cos थीटा। Therefore E is equal to q upon 4 pi epsilon naught, and here it will be r minus r, cancel, और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो we get here 2l cos theta upon r square minus l square cos square theta. This is equal to q into 2 into l, 2ql is equal to p, तो ये क्या हुआ p cos theta, और सामने मीडियम का कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। If l is very small compared to r, then this portion will be neglected. We need not write it because l is very small compared to r, तो b किसके बराबर हुआ, b is equal to 1/4 pi epsilon naught p cos theta upon r square. This is potential at any point. इससे हम लोग दोनों पोजीशन चेक भी कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फॉर्मूला से देखिए, अगर हमको एक्सल लाइन पर पोटेंशियल चेक करना है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो cos 0 कितना होता है 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इक्वेटोरियल पे लेते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसा इक्वेटोरियल पे थीटा इज इक्वल टू 90 और cos 90 0, तो पोटेंशियल कितना हो गया 0, जो हमने पहले निकाला था। सो दिस इज ए जनरल फॉर्मूला व्हिच फिट्स एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे ये फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की तीनों पोजीशन और तीनों पोजीशन के कारण कितना कितना होता है। ओके, तो ये डेरिवेशन और ये एक्सप्रेशंस ये आपको याद कर लेंगे। We will see potential into charge on spherical shell. Spherical shell में पोटेंशियल कहाँ पर रहता है, तो आंसर है शेल में उसके आउटर सरफेस पे रहता है। क्यों आ जाता है आउटर सरफेस पे, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ओके, रिपेयर कर करके फाइनली वो कहाँ रुकता है, आउटर सरफेस पे। ये चार्ज है Q। If this is charge Q, it is distributed evenly.
एक समान सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आंसर है परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, यस, परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, perpendicular to the distance like this. This is direction of electric field. This direction of electric field has told us, इससे हमने एक चीज डिराइव की थी कि ये चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कहां रखा हुआ है, ये सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर से ये चारों तरफ निकलती है लाइंस. So a charge on the shell behaves as if it is lying on the center. तो ये इसका बिहेवियर है. इस क्यू को अब हम क्या मानते हैं, कहां रखा हुआ है? सेंटर. अगर ये सेंटर पर रखा है और ये एक पॉइंट है which is at a distance of r from the center. This distance is r from center to this point. यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? Now this charge is behaving like a point charge. और पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल ऑलरेडी मालूम है, तो यहाँ V की वैल्यू कितनी होगी? 1/4πε0 Q/r. This very simple. What is r? Distance from the center of the sphere. तो अगर ये स्फीयर थोड़ा सा छोटा हो जाए, ये इसका रेडियस है कैपिटल R. अगर ये थोड़ा सा छोटा हो जाए या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्या इस आर में कोई चीज जाने वाला है? नो चीज. यहाँ ऐसा स्फीयर बना दीजिए, ऐसा स्फीयर बना दीजिए, सेंटर तो यही है और सेंटर से बी का डिस्टेंस वही है. इसका मतलब कि अगर चार्ज छोटे गोले पर हो, बड़े गोले पर हो और बड़े गोले पर हो, तो बाहर पॉइंट पे हमको पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ये बात समझ में आई? छोटा गोला हो, उससे बड़ा हो या उससे बड़ा हो, उससे सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो उतना ही रहेगा. तो दिस इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज आउटसाइड द स्फीयर. अब ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है. जैसे जैसे आर कम होते जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. आर कम होता गया, ऐसा कम होते होते यहाँ पहुंच गया. जब ये यहाँ पहुंच गया तो इस आर की वैल्यू कितनी हो गई? R, और ये पॉइंट कहां हो गया? ऑन द सरफेस. So when P is on the surface, then R is equal to R. When P is on the surface, then R is equal to R. तब क्या होगा? V is equal to 1/4πε0 Q/r. ये है सरफेस. ये कहां था? आउटसाइड. और ये सरफेस पे हो गया. अब इसके अंदर जाते हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कितना होगा, और उसी को समझाने के लिए हम ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं. ओके. इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अभी हमने निकाली Q/4πε0 r. ये अभी निकाला Q/4πε0. ये यहाँ पोटेंशियल. अब हम इसके अंदर आते हैं. अंदर में जब आते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब तरफ. क्यों? क्योंकि अंदर में चार्ज नहीं है, चार्ज बाहर है. एक रिलेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में पढ़ा है, जो फोर्स और वर्क में होता है. फोर्स इज d/dr ऑफ द एनर्जी. उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला dV/dr. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. दैट मीन्स dV/dr इज इक्वल टू E. किसका डिफरेंशिएशन करने से E मिलता है? आंसर है पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करने से E मिलता है. लेकिन अगर E की वैल्यू 0 है, अगर E की वैल्यू 0 है, तो किसका डिफरेंशिएशन करने से 0 वैल्यू आती है? मैथमेटिक्स का नियम कहता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो, वैल्यू क्या आएगी? 0.
अब इसका डिफरेंशिएशन हम v का कर रहे हैं और वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, ये हमको पहले से मालूम है। ओके, अगर ये 0 आती है तो v को क्या होना चाहिए मैथमेटिकली? v मस्ट बी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? तो एक चीज पक्की है कि कांस्टेंट का मतलब 0 होना जरूरी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा दैट मे नॉट बी 0, इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो कांस्टेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट का मतलब है कि जो v की वैल्यू यहाँ पर है वही v की वैल्यू यहाँ है, वही v की वैल्यू यहाँ है, वही v की वैल्यू यहाँ है, वही v की वैल्यू यहाँ है। इसके अंदर कहीं भी जाइए v की वैल्यू नहीं बदलती, तब उस v की वैल्यू को क्या बोलेंगे? इट इज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट शब्द का मतलब समझ आया? इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट दैट मींस एवरीवेयर इट्स वैल्यू इज सेम। तो ये है एवरीवेयर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम, ये है कांस्टेंट पोटेंशियल। अब सेम तो है, वो समझ में आ गया, पर कितना? तो उसके लिए कितना के लिए हम क्या करते हैं? सपोज दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट, सरफेस के बहुत नजदीक है। इफ दिस पॉइंट इज वेरी नियर टू सरफेस, तो यहाँ पर हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? यहाँ तक वर्क करिए या यहाँ तक करिए, अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर है। इधर से चार्ज को हम ऐसे दबाते आ रहे हैं, इससे ये पता लगता है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों कैसे हैं? ऑलमोस्ट सेम। अगर ये दोनों पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम है तो इसका पोटेंशियल तो हम जानते हैं इतना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए? सेम। और अगर ये पोटेंशियल इस पॉइंट का है तो यही पोटेंशियल इसका भी हो गया, यही पोटेंशियल इसका भी हो गया, यही पोटेंशियल इसका भी। दैट मींस everywhere inside the potential is same as potential on the surface। कुछ बात आ रही समझ में कि यहां तक का और यहां तक का पोटेंशियल बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों का इंफिनिटी से डिस्टेंस करीब करीब बराबर है। और अगर यहाँ का पोटेंशियल सरफेस के बराबर है एंड दिस इज इनसाइड द स्फीयर, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर हो गया। तो हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? जितना सरफेस पे होता है। तो इसका रिजल्ट हमने लिखा v इज कांस्टेंट। इसके बाद हम एक रीजनिंग देंगे फॉर पॉइंट नियर द सरफेस इनसाइड बट नियर सरफेस। Potential is same as on the surface. Therefore, everywhere inside it is same. And how much is that? V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This R is radius. This is everywhere. So this is constant potential everywhere. And potential. Graph between distance R and potential. And this graph is for shell. बाहर में जब हम रहते हैं so R is decreasing, the potential is increasing, and relation is V is proportionate to 1 upon R. V proportionate to 1 upon R का ग्राफ, V proportionate to 1 upon R का ग्राफ ऐसा this। और ये सबसे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर कहाँ पहुंचता है? जब R की वैल्यू किसके बराबर है? R के बराबर। ओके, यहाँ पहुंच गया और कहाँ पर आ गया? सरफेस। अब सरफेस के अंदर जैसे ही R की वैल्यू छोटी होती है, सरफेस के अंदर जाते हैं, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। पोटेंशियल कितना रहता है? जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर पोटेंशियल रहता है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल की, इसके बराबर V चलता है, ये ऐसे। सो दिस इज अवर ग्राफ, दिस लाइन एंड दिस।
here is center. Okay. This is inside, this is outside. This is maximum potential on the surface. So this is the graph between V and distance. This is how it varies. Now we take the next case, and the next case is that charge is filled up in the sphere. This may be a dielectric sphere, this may be any other arrangement, but the charge is distributed all over the volume. तो इसके अंदर तक चार्ज है, ओके, इसके अंदर तक चार्ज है, तो इसमें पोटेंशियल कैसा होगा? तो आंसर है बाहर का पोटेंशियल सेम, आउटसाइड, सरफेस सेम. But what happens when we go inside? When we go inside, what we find? Electric field is not zero. हमने पढ़ा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू R. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इधर आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा तो इस रिलेशन से पोटेंशियल बढ़ता जाएगा इधर, और यहाँ पर आके पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा. तो इसका ग्राफ हम बनाते हैं. इसके फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. ओनली ग्राफ वी हैव टू स्टडी. ये कौन सा पोर्शन है? आउटसाइड, R एंड दिस इज R. V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R. इसमें भी था V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R. यहाँ पर V क्या हो गया था? कांस्टेंट. लेकिन यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं होता, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो यहाँ से ये V के लिए हम ऐसे, एंड हियर R इज इक्वल टू 0. यहाँ पर सबसे मैक्सिमम है. तो ये है फॉर वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. जिसको हम कह सकते हैं solid sphere of charge. And this is on the surface. Surface पे अंदर जाएगा तो और भी बढ़ेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा. This is how it behaves in case of solid spheres. इसके बाद हम लोग लेते हैं, अगर एक हमारे पास सरफेस है और उसको हमने चार्ज दिया और उस सरफेस की शेप स्फेरिकल नहीं. स्फेरिकल इज ए वेरी रेगुलर सरफेस, सब तरफ रेडियस बराबर होता है. अगर वो स्फेरिकल नहीं है, इट इज ए वेरी इरेगुलर शेप लाइक दिस. इस तरह की शेप है, इसको हमने चार्ज क्यों दिया? इफ इट इज ए कंडक्टर then or it is a shell, the charge will be distributed all over the surface. सरफेस में पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा. सिग्मा इज व्हाट? चार्ज ऑन यूनिट एरिया. ये सिग्मा. ओके. यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हुआ, यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हुआ, यहाँ चार्ज हुआ. क्या हर जगह चार्ज डेंसिटी बराबर होती है? क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होता है? क्या हर जगह पोटेंशियल एक समान होता है? ये तीन क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे. तो पहली चीज कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसके सरफेस पर हर पॉइंट पर एक समान हो सकती है, होती है कि नहीं होती? द आंसर इज पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस. विच क्वांटिटी इज सेम? पोटेंशियल. ओके. इसका एक प्रूफ है हमारे पास. प्रूफ ये है कि हमको ये पता है कि चार्ज किधर से किधर मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अगर यहाँ पर पोटेंशियल हाई है और यहाँ लो है तो चार्ज किधर मूव करेगा? हायर टू लोअर, एंड दिस सरफेस विल अलाउ इट टू मूव. कर जाएगा. कब तक मूव करता जाएगा? जब तक उनके पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए. अब हमने जब ये सरफेस ली
इसके चार्ज को देखा, चार्ज सब मूव करने के बाद में अपनी जगह पर सेटल हो चुके। अगर सब चार्ज अपने अपने पॉइंट पर सेटल हैं और मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? कि अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 पॉइंट में होता तो चार्ज चलते, और अगर चार्ज ने चलना बंद कर दिया तो उसका क्या मतलब? सब जगह पोटेंशियल कैसा है? सेम। इसलिए जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो क्या चीज, कौन सी क्वांटिटी सरफेस पे एक समान होगी? पोटेंशियल। ये आपको याद है। ओके, तो इसको नोट करिए। व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए सरफेस, when charge is given to a body, क्या चीज इक्वल हो जाएगी? पोटेंशियल। ओके, सब जगह पर पोटेंशियल एक समान हो गया। यहां पर भी पोटेंशियल V है, यहां पर भी पोटेंशियल V। ओके, अब दूसरी चीजें क्या बची? इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ रहे हैं? 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में कितने चार्ज है। ऐसे हमने देखा, ये 1 स्क्वायर मीटर, ये 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, और चार्ज को गिना। अगर सब जगह बराबर होंगे तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज डेंसिटी इज सेम। और अगर कम ज्यादा होंगे तो चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट। तो ये चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाती है? तो हम क्या देखते हैं? wherever there are corners like this, the charge density is very high, like this. Whenever there are dips, the charge density is very low. प्लेन सरफेस पे लो। और जहां पर ऐसा कॉर्नर आएगा like this, here the charge density is very high. This is the observation. तो ये ऑब्जर्वेशन हमने लिख लिया। चार्ज डेंसिटी is high on the corners. ओके, चार्ज डेंसिटी कॉर्नर्स पे हाई क्यों होगी? इसका रीजन है। इसका रीजन समझिए, या इसका छोटा सा एक प्रूफ है, 2 लाइन का प्रूफ देखिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सोर्स चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अभी किया हमने एक शेल पे, एक गोले पे। इस गोले का ये क्या है? रेडियस। ओके, Q को हम लिख सकते हैं, Q इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एरिया इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R रेडियस। एरिया को हम क्या लिखेंगे? शेल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। 4 pi is cancelled, 1 R is cancelled, and it is R into rho upon sigma. This is what? Potential. तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बचा? V is equal to R into rho upon sigma. Here you see sigma naught, sorry, epsilon naught is a constant. So V is equal to R into rho. अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। अगर हम रेडियस को छोटा कर दें, रेडियस को छोटा, और
उसी चार्ज के लिए रेडियस को बड़ा कर दे, तो चार्ज डेंसिटी का क्या होगा? When the radius is small, charge density is high. When the radius is high, charge density is low. ये कहां पर होता है? तो ये यहाँ पे होता है। ये देखिए, ये ऐसा मुड़ा और ये इसका स्फीयर है। यहां पर ये ऐसा मुड़ा और ये इसका स्फीयर है। दोनों का वोल्टेज कैसा है? वोल्टेज तो सेम है पूरी सरफेस पे। अगर वोल्टेज सेम है और इसका रेडियस बड़ा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? कम। और इसका रेडियस छोटा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा। आगे आकर हमने इसको ऐसा बना दिया, ये सपोज इस तरह से। नाउ हियर द रेडियस इज वेरी स्मॉल, तो चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर हमने एक नोक बना दी, कंघी की नोक जैसी होती है, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी विल बी वेरी हाई। अगर यहाँ इतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? दैट विल बी वेरी हाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे अफेक्टेड होता है? चार्ज। इस तरह से चार्ज डेंसिटी कोने कोने में ज्यादा होती है। दिस इज व्हाट यू हैव रिटन। इसीलिए घर में जो हमारे रेफ्रिजरेटर है या कूलर है, आते जाते अगर हमारा उसमें हाथ लग जाए, कोहनी उसमें लग जाए कोने में, तो हमको शॉक लगता है। लेकिन जब उसके मिस्त्री को बोलते हैं तो वो आता है और उसको ऐसे हाथ लगाता है, बोलता है देखिए कोई करंट नहीं। जब वो ऐसे बोलता है कोई करंट नहीं है, तो उसको बोलना है कि भैया जरा ये जो स्किन है इसको ऐसे लगा के दे, वहां करंट आएगी, क्योंकि वहां पर चार्ज ज्यादा इकट्ठा है। सो दिस इज द रीजन। ओके, चार्ज डेंसिटी ऐसे चेंज होती है। ओके, इस चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर हम लोगों ने एक फिनोमेना पढ़ना है, दैट इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। एक बॉडी के पास चार्ज है और यहां पर हमने उस बॉडी के पास या इसके ऊपर ऐसे कॉर्नर बना दिया। यहां पर आके रेडियस बहुत ही छोटा है, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। सो हियर वी विल हैव a lot of charge। इसके सामने एक दूसरी बॉडी, लाइक ये हमने एक खंबा लगाया, पिलर लगाया, पोल के ऊपर ऐसे नोक बना दी और इसके ऊपर क्लाउड्स आ गए। यहां पर क्लाउड, इस क्लाउड के पास नेगेटिव चार्जेस है। अगर इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये अर्थ से कौन से चार्जेस को खींचेगा? इंडक्शन पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ गए इस पूरी बॉडी में। लेकिन इस बॉडी में तो आए, लेकिन ज्यादा डेंसिटी कहाँ हो जाएगी? जहाँ कॉर्नर है, तो यहाँ कॉर्नर पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब यहाँ डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ प्लस ज्यादा होते हैं, तो इसके सामने यहाँ माइनस भी ज्यादा हो जाता है। ये माइनस की भी भीड़ लगती है। अब इतने ज्यादा प्लस और इतने ज्यादा माइनस होते हैं कि इन दोनों के बीच जो फोर्स डेवलप होता है वो कितना होता है? Q1, Q2। दिस Q आर नाउ वेरी हाई, ये दोनों बहुत हाई हो गए, तो ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा फोर्स होता है कि यहाँ की एयर विच इज ए नॉन कंडक्टर, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा ये फोर्स होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाता है। और कितने आएंगे? बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कैसी है? बहुत ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं और जब ये हवा में से चल के आते हैं तो रास्ते में जो एयर के एटम पड़ते हैं, उनको रास्ते में पड़ते हैं तो उनको ठोकर मारते हुए आते, इतनी स्पीड से आते हैं कि उनको हिट करते हैं। और जब उनको हिट करते हैं तो वो एटम आपस में टकराते हैं, एटम आपस में टकरा के एकदम गर्म हो जाते हैं और गर्म होके सब चमकने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन आता है, इसके साथ ऐसे घिसता है, एटम्स को आपस में टकराने देता है, उसके कारण वो हीट हो जाते हैं, हीट होके शाइन करने लगते हैं।
और ये जो शाइनिंग होती है ये हमको ऐसे दिखती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिजली चमकना। इस तरह से ये बिजली गिरती है, ये बिजली गिरने की प्रोसेस है। तो बिजली गिरने में एक्चुअल कौन आते हैं? नीचे इलेक्ट्रॉन्स। भले नीचे आएंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, देयर इज ए मटेरियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आना जाना वहां पर होगा। इस तरह से बिजली गिरती है। ओके, तो ये जब कॉर्नर बनाकर हम ये वाला डिस्चार्ज करते हैं तो इस डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। कॉर्नर हमने बनाया, अगर कॉर्नर की जगह ये ऐसी फ्लैट सरफेस होती तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो यहाँ की एयर इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देती, फोर्स कम पड़ गया। फोर्स हमने किससे बढ़ाया? ज्यादा चार्जेस को करके। ज्यादा चार्जेस हमने कैसे क्रिएट किए? कॉर्नर बना के, उससे ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। सो दिस इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। तो जहां हमको इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे भेजना है, तो आप ये बताइए कि इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और ऐसा रखा, यहां से मैं चाहता हूं चार्ज यहां चला जाए। दूसरे केस में इसको चार्ज दिया और ऐसा रखा, किस केस में चार्ज जाएगा? पहले में कि दूसरे में? दूसरे में, क्योंकि यहाँ कॉर्नर्स बने हुए। अब जब ये चार्ज जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। अब ये कोरोना डिस्चार्ज का फिनोमिना आप लोगों ने देखा है। हम लोग कहाँ यूज करते हैं? बिल्डिंग्स पे यूज करते हैं, और बिल्डिंग्स में हम लोग अपने प्रोटेक्टर लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर में क्या करते हैं? बिल्डिंग के साथ हम लोग एक कॉपर की पट्टी लगाते हैं, उसका नीचे का सिरा अर्थ के अंदर होगा और ऊपर के सिरे में ऐसे कॉर्नर्स बना देंगे, बहुत सारे कॉर्नर्स बना देंगे। सो इट इज मेड लाइक दिस, और यहां पर भी ऐसे इतने सारे कॉर्नर्स, तो बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। द कोरोना डिस्चार्ज बिकम्स इजी, और वो सब बादल के चार्ज इसमें जाएंगे, और यहाँ से हमने कॉपर की स्ट्रिप अर्थ तक पहुंचाई हुई है तो अर्थ में चले जाएंगे। अब ये बताइए हमको क्या जरूरत है उन चार्जेस को अर्थ में भेजने की? कैन यू टेल, क्या जरूरत है? तो उसका आंसर है कि अगर हम नहीं भेजेंगे और चार्जेस बहुत ज्यादा हो गए, तो ये हमारी बिल्डिंग है, तो चार्ज अल्टीमेटली अगर यहाँ पर चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए तो ये यहाँ से इसमें आएंगे, और इस बिल्डिंग के थ्रू होते हुए कहाँ जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे। जब ये बिल्डिंग के थ्रू जाएंगे तो किसके एटम गर्म होंगे? बिल्डिंग में, और बिल्डिंग में आग लग जाएगी। इट विल बी सो हॉट। अगर ये एक पेड़ है और पेड़ में यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ पर चमक आएगी, यहाँ चमक नहीं आएगी, पर ये एटम भी इतने गर्म होंगे कि पूरा का पूरा पेड़ जल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? उस पर बिजली गिरी पेड़ पे, पेड़ जल गया। बिल्डिंग पे बिजली गिरी, बिल्डिंग जल गई। हम चाहते हैं कि ये मत जले, मत जले। ये क्यों जलता है? क्योंकि इसमें हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होने के लिए हमको क्या चाहिए? रेसिस्टेंस, I² R, ये हीट का फॉर्मूला। रेसिस्टेंस चाहिए, बिल्डिंग में रेसिस्टेंस होता है, पेड़ में भी रेसिस्टेंस होता है, कार के टायर में रेसिस्टेंस होता है। बिजली गिरेगी, टायर जल जाएगा। इस तरह से जितनी भी रेसिस्टेंस वाली चीजें हैं वहां पर बहुत हीट पैदा होती है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ऐसे करके यहाँ लाइटनिंग अरेस्टर लगाया, ये कॉपर, और कॉपर कहाँ चला गया? अर्थ में। कॉपर में रेसिस्टेंस नहीं, बहुत कम होता है। तो अगर इधर से बहुत कम रेसिस्टेंस वाला रास्ता मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाना पसंद करेंगे? बिल्डिंग से कि कॉपर से? कॉपर से। तो सब के सब इलेक्ट्रॉन इस कोरोना डिस्चार्ज के कारण इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से होके अर्थ में चले जाते हैं और बिल्डिंग बच गई। अगर ये नहीं होता तो बिल्डिंग जलती। इस तरह से ये बिल्डिंग को बचाता। सो दिस इज नोन एज लाइटनिंग अरेस्टर। So this is how corona discharge works on the lightning arrest. ये बात समझ में आ गई? Okay.